प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, लेजेंड से भी प्राचीन, और जब इन सब को एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दोगुना प्राचीन है। नमस्कार, मैं हूं रंजेश चौबे और आज बात करेंगे देश के राजनीतिक केंद्र बिंदु बनारस की। इस प्राचीन ऐतिहासिक नगरी की महिमा निराली है। धर्म, दर्शन और सभ्यता का यहाँ विकास हुआ। न जाने कितने राजवंशों को गिरते बनने का यह साक्षात्कार रहा है। न जाने कितने राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखता और उससे पार पाता यह शहर अपने आप में निराला है। कहते हैं कि चाहे जितना भी दुनिया घूम लो, कहीं हो आओ, लेकिन बनारस में समय बिताने का अपना एक अलग ही मजा है। और बनारस को खास बनाता है यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान, यहाँ का रहन सहन, और सबसे मुख्य बात है कि यहाँ का अल्हड़पन, अतरंगी अंदाज। सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाली काशी पिछले 8 वर्षों से भारतीय राजनीति की धुरी बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश और बनारस से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उनके नसीब में भी बनारस से होकर ही दिल्ली के कुर्सी पर काबिज होना लिखा था। अब उत्तर प्रदेश की सत्ता से बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर गंगा के तट पर एकत्रित हो गया है। चाहे वो अखिलेश यादव हों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, या फिर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित पूरा विपक्ष अंतिम चरण के 54 विधानसभा चुनाव के लिए यहां धुनी रमाए बैठे हुए हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद माना जा रहा था कि भाजपा के पक्ष में एक बार फिर हवा चल निकली है, जिसकी आंधी में विपक्ष फिर से एक बार उड़ जाएगा। पर बदले में चुनावी समीकरण और विपक्ष की आक्रामक राजनीति और आक्रामक रणनीति यहां के चुनाव को रोचक बना दिया है। विपक्ष को पता है कि बनारस और इसके आसपास के इलाकों में भाजपा को कमजोर कर दिया जाए तो समझ लो खेला हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले साल भाजपा का सुपड़ा साफ कर विपक्ष के सामने एक उम्मीद कायम की थी कि भाजपा को हराना मुश्किल काम नहीं है। शायद यही सोच लेकर ममता और पूरा विपक्ष भाजपा के घर में डेरा डाले बैठे हैं। बता दें कि 7 मार्च को बनारस और आसपास के जिलों गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, भदोही और सोनभद्र में वोट डाले जाने हैं। और इसी लिहाज से विपक्ष अंतिम चरण के 54 विधानसभा सीट को साधने के लिए देश की राजनीतिक केंद्र बिंदु बनारस में डेरा डाले बैठा है। वहीं प्रियंका भी बनारस में 3 दिन के प्रवास पर हैं। ममता बनर्जी और अखिलेश भी जनसभा करते और जनसभा को संबोधित करते दिख रहे हैं। ममता बनर्जी तो बनारस के घाट के सीढ़ियों पर बैठकर गंगा आरती का आनंद लेती हुई दिखाई दी, लेकिन उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। फिर 4 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली सबका ध्यान खींचती है और भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करती है, जिससे विपक्ष के कान खड़े हो गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में खुले आसमान के तले सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही यह रोड शो खत्म किए। तकरीबन 4 घंटे का यह रोड शो, जिसके दायरे में बनारस के उत्तरी विधानसभा, दक्षिणी विधानसभा और कुछ हिस्सा कैंटोनमेंट विधानसभा का भी आता है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया हो। 2014 से यह सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और 2014 में जब मोदी बनारस आए थे तो लोगों का, बनारस वासियों का उन्होंने दिल जीत लिया था जब उन्होंने यह कहा था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और कहा जाता है कि जिसने बनारस का दिल जीत लिया उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है या उसे हराया नहीं जा सकता। शायर ने क्या खूब कहा है, खाक जहां की जमी पारस है, शहर मशहूर वह बनारस है। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के 8 विधानसभा को बचा ले जाएंगे या फिर विपक्ष का यह जमघट उन पर भारी पड़ेगा? यह तो 10 मार्च को पता चलेगा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में वह चमत्कार बाकी है या फिर कुछ धूमिल होता नजर आ रहा है। फिलहाल देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ बनारस में सेंध मारने पूरा विपक्ष एकजुट है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शनिवार को बनारस के खजूरी में एक जनसभा को संबोधित कर अपने जीत का दम भरा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बनारस की जनता का झुकाव किधर होता है और बाबा विश्वनाथ की कृपा किस पर बरसती है। कौन उत्तर प्रदेश की गद्दी पर काबिज होता है और कौन किसको मात मिलती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहें एनी न्यूज़ के साथ।